तो कैसे हैं सब लोग। आज यूपीएससी हिस्ट्री एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इमर्जेंस ऑफ महाजनपद। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका डिक्लाइन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन हम बढ़े थे किसकी तरफ, हमारे वैदिक एजेस की तरफ, जो कि हम द प्रीकर्सर ऑफ द महाजनपद जो है वो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड पे हमें क्या देखने को मिला, हम लास्ट क्लास में जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड के दौरान हमें आयरन की जो है वो डिस्कवरी देखने को मिली थी अराउंड 1000 बीसीई के आसपास। अब यहां पर लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो कर ही रहा था एंड बिकॉज ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा वैसे वैसे हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन भी जो है वो राइज करती है एंड सेटल्ड परमानेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज हमें देखने को मिली लेटर वैदिक टाइम पीरियड के दौरान। और यहां पे हमने क्या टर्म यूज किया, हमने टर्म यूज किया यहां पे जनपद। ठीक है, लेटर वैदिक सोसाइटीज को हम जो है वो जनपद के नाम से जानते थे। और जब यही जनपद बड़ी हो गई, सेटलमेंट जो है काफी ज्यादा बड़े स्केल पे जो है वो फैलने लगी, तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, महाजनपद। ठीक है, महाजनपद को जो है हम अर्ली इंडियन स्टेट्स भी जो है वो कहते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज जैसा आज के दिन हमें स्टेट्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, काफी सिमिलर हमें उस टाइम के अंदर भी ये देखने को मिलता था। 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से सबसे पावरफुल जो है जो इमर्ज करता है आगे जाके वो था हमारा मगध महाजनपद। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, अब आयरन की डिस्कवरी ने भी महाजनपद की फॉर्मेशन में जो है एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाया। जैसे कि हम बात कर चुके कि आयरन मिलने के बाद जो हमारे वैदिक लोग थे, दे स्टार्टेड पुशिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न एंड द सदर्न साइड्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये चीज हमें देखने को मिली। और यहां से फिर क्या हुआ, जो हमारी अर्ली वैदिक सोसाइटी थी वो जो है कॉन्सेंट्रेटेड थी हमारी नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर, वो जो है पुश करते हैं आगे की तरफ, ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, तो हमें महाजनपद का जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रॉम जनपद टू महाजनपद। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो हमारी लेटर वैदिक सोसाइटीज थी उसको हम जो है जनपद के नाम से जो है वो जानते थे। और यही जब और बड़ी सेटलमेंट्स में तब्दील हो गई तब हमने इसको नाम दिया क्या, महाजनपद। The term Janpad comes from Jan, which means tribe or people, and Pad means foot या फिर settlement. It implies a territorial community. जैसे कि एग्रीकल्चर बढ़ा, सरप्लस एग्रीकल्चर की वजह से हमें देखने को मिला कि सेटल्ड कम्युनिटीज, परमानेंट सेटलमेंट जो है हमें देखने को मिलने लगी। और यहीं से जो है जनपद और महाजनपद का एवोल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है। Between 1500 BCE and 600 BCE, Vedic tribes gradually settled into permanent settlements, and with agricultural surplus, trade and the use of iron tools, larger and more powerful territories emerged, and these were called the महाजनपद। जैसे कि हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में डिस्कस कर चुके कि आयरन की बहुत बड़ी भूमिका जो है हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ द महाजनपद। अब इन महाजनपद का जो सोर्सेज हैं, इनके प्रूफ्स हमें कहां कहां देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें देखने को मिलता है वो है आपके बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र। इनके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे हमारी द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाली क्लासेस के अंदर। इसके अलावा हमें पनीनीज अष्टाध्यायी जो है वो देखने को मिलता है। अष्टाध्यायी इज नथिंग बट अ संस्कृत ग्रामर, वैदिक संस्कृत ग्रामर की किताब जो कि पनीनी जी ने लिखी थी अराउंड 5th to 6th सेंचुरी बीसीई। उसके अंदर भी जो है हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे महाजनपद का जो है वो रेफरेंस देखने को मिलता है, प्रूफ हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा महाभारत और पुराणों के अंदर भी जो है हमें डिटेल के अंदर महाजनपद के बारे में जो है वो देखने को मिलता है। आप सबने अगर देखी होगी सीरियल वाली महाभारत या थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी होगा। जब अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट महाजनपद, तब आप देखेंगे कि भाई काफी सारे नाम, अगर आपने महाभारत देखी होगी या पढ़ी होगी तो काफी सारे नाम जो है आपको फैमिलियर जो है वो लगेंगे। मैं रेफरेंस के साथ साथ जितना मेरे को पता है महाभारत से रिलेटेड जो महाजनपद है हमारे, वो मैं आपको बताता हुआ भी चलूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे देखें, जो हमारे 16 महाजनपद हैं जो महाभारत के अंदर भी काफी सारे फेमस थे।
सबसे पहले अगर हम बात करें अंग महाजनपद की, अंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक हमें प्रोमिनेंट महाजनपद देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि कर्ण जो थे दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र हमें देखने को मिलते हैं, उनके पास जो है ये अंग नाम का प्रदेश था, इसीलिए उनको अंगराज कर्ण जो है वो कहा जाता था। दुर्योधन ने ही जो है कर्ण को ये प्रदेश जो है एज अ गिफ्ट जो है उनको दिया था कि भाई आज से जो है तुम यहाँ के जो है वो राजा हो। अब अगर मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा जो है लंबी वीडियो खिंच जाएगी, बिकॉज उससे पहले क्या हुआ, रंगभूमि के अंदर कर्ण आए थे, उन्होंने दुर्योधन को जो है वो बचाया था, बहुत सारी चीजें जो है वो हुई थी। तो उसके बाद अर्जुन को चैलेंज करने के लिए कर्ण का एक राजा या राजकुमार होना जो है वो जरूरी था। दुर्योधन ने जो है ये अंग नाम का महाजनपद जो है वो एज अ गिफ्ट दिया कर्ण को कि भाई आज से तुम राजा हो और तुम कभी भी अब अर्जुन को जो है वो चैलेंज कर सकते हो। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। प्रेजेंट डे की बात करें बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है ये अंग प्रदेश। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल महाजनपद जो हमें देखने को मिलता है दैट इज मगध। शुरुआत की कैपिटल हमें देखने को मिलती है राजगिरी, देन आगे जाके शिफ्ट होती है पाटलिपुत्र की तरफ, जो कि उदयीन जो है वो शिफ्ट करते हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। साउथ बिहार के अंदर हमें देखने को मिलता है एंड द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। और आगे जितना भी हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे तो मगध जो है हमारा एक सेंट्रल पॉइंट जो है वो रहेगा, बिकॉज द टू मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड प्रोबेबली द होल ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, द मौर्यन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर, उनका जो इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है वो मगध से ही जो है वो देखने को मिलता है। उनकी कैपिटल्स जो है वो पाटलिपुत्र ही हमें देखने को मिलती है। द मौर्यंस एंड द गुप्ताज, उनके बारे में भी जो है डिटेल के अंदर हम आगे जाके जो है वो बात करेंगे। अगर महाभारत का मैं कॉन्टेक्स्ट दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो जरासंध थे वो मगध के ही जो है वो रूलर थे। और मैं पहले भी इससे बता चुका हूं कि जो हमारे सोर्सेज हैं महाभारत के ही या फिर पुराणों के अंदर, तो जरासंध की डायनेस्टी का भी जो है उसके अंदर जिक्र हमें देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू मोर एक्यूरेट सोर्सेज हम क्या देखते हैं कि हर्यंक डायनेस्टी वाज द फर्स्ट डायनेस्टी व्हिच इमर्ज्ड इन मगध, जिसके अंदर हमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन इस तरह के रूलर जो है वो देखने को मिलते हैं। इनके बारे में भी जो है बात करेंगे हम इन द प्री मौर्यन डायनेस्टीज, जो कि हमारी अगली क्लास जो है वो होने वाली है। इसके बाद काशी हमें देखने को मिलता है, इसका कैपिटल वाराणसी है। मॉडर्न डे ईस्टर्न यूपी के अंदर हमें देखने को मिलता है। काशी का जो सिंबलिज्म हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलता है कि दुर्योधन की जो वाइफ थी भानुमति, वो जो है काशी से जो है वो बिलोंग करती थी। काशी कन्या भानुमति के साथ जो है दुर्योधन की जो है वो शादी हुई थी, जिसको अंगराज कर्ण जो है वो लेकर आए थे, उनका हरण करके लेकर आए थे एंड दुर्योधन से जो है उनकी शादी करवा दी गई थी। इसके बाद कोसाल हमें देखने को मिलता है एक और ईस्टर्न यूपी के अंदर। वाजी या फिर व्रिजी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे नॉर्थ बिहार। फिर मल्ल हमें देखने को मिलता है, देन छेदी हमें देखने को मिलता है। छेदी जो है ये भी महाभारत के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है। छेदी नरेश शिशुपाल जो है, जिनको कृष्ण भगवान ने जो है वो मारा था उनके 100 गलतियों के बाद, तो वहां के राजा कौन थे? छेदी नरेश शिशुपाल हमें अकॉर्डिंग टू महाभारत जो है वो देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद वत्स हमें देखने को मिलता है, कुरु, जिसके आसपास पूरी की पूरी महाभारत ही है, कुरुवंश हमारा, जो कि हमें मॉडर्न डे कहां पे देखने को मिलता है? दिल्ली हरियाणा के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। पुराना नाम इसका इंद्रप्रस्थ हमें देखने को मिलता है, इसकी एक कैपिटल अगर हम बात करें तो। देन इसके बाद पांचाल हमें देखने को मिलता है। रानी द्रौपदी जी यहीं की जो है वो थी, यहीं से बिलोंग करती थी, इसीलिए उनको जो है वो पांचाली भी जो है वो कहा जाता था। इसके बाद मत्स्य किंगडम, जहां से हमें सत्यवती जी जो है वो देखने को मिलती है, काफी पुरानी कैरेक्टर है, भीष्म जी की मम्मी। आप एक तरह से हमारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है महाभारत, तो उनकी जो है एक तरीके से सौतेली मम्मी थी कौन? सत्यवती जी, जो कि मत्स्य किंगडम से जो है वो बिलोंग करती थी। शांतनु जो थे उनकी शादी हुई थी सत्यवती जी से, और भीष्म ने जो है उन्हीं की वजह से भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, देवव्रत भीष्म ने। बहुत लंबी स्टोरी है, अगर हम पूरी की पूरी यहाँ पे ही कर लेंगे तो भाई अकेली ये वीडियो ही 2-2.5 घंटे की जो है वो बन जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुरासेन हमें देखने को मिलता है, असाक, अवंती, गांधार, यहां से हमारे मामा शकुनी जो है वो बिलोंग करते थे, तो ये तो शायद नाम आपने शायद सुना ही होगा। और मॉडर्न डे अफगानिस्तान के अंदर हमें जो है ये देखने को मिलता है। कंबोज भी जो है हमें मॉडर्न डे अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे महाजनपद, इनमें से आधे से ज्यादा तो हमें महाभारत के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे इसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हैं कि कौन कौन से महाजनपद से, उनकी कैपिटल्स क्या थी और प्रेजेंट डे उनका रीजन हमें कौन सा देखने को मिलता है। आगे से जैसा कि मैंने बताया आपको कि महाभारत के अंदर जो है आपको इनका रेफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा।
देन इसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहां पे हमें देखने को मिलता है कि कुछ महाजनपद के अंदर प्योर मोनार्की थी और वहीं कुछ महाजनपद हमें उस टाइम के अंदर भी रिपब्लिकन सिस्टम के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल वृजी या फिर वाजी जो हमारा महाजनपद था, वहां पे हमें रिपब्लिक जैसा ही कुछ जो है वो देखने को मिलता है। मोनार्कीज की बात करें, मगध, काशी, कोसाल, अवंती जो है हमें देखने को मिलते हैं। रिपब्लिक्स जिनको गणराज्य जो है वो कहा जाता था, वृजी, मल्ल और कंबोज जो है हमें देखने को मिलते हैं। इन द रिपब्लिक्स असेंबलीज ऑफ एल्डर्स और हेड्स ऑफ क्लैंस मेड डिसीजंस कलेक्टिवली। एक तरीके से आप यहाँ पे ये पंचायत वाला सिस्टम जो है वो समझ सकते हैं कि भाई एक गांव के अंदर 5 पंच जो है वो जो है मिलके जो है कोई डिसीजन जो है वो लिया करते थे। इस तरीके से जो है पुराने पुराने गणतंत्र जो है वो चला करते थे। फोर्टिफिकेशंस की बात करें, कैपिटल्स वर फोर्टिफाइड फॉर डिफेंस एंड कंट्रोल। व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन विद फोर्टिफिकेशंस? फोर्टिफिकेशंस का मतलब है किले बनाना, किलेबंदी जो है वो करना, जिससे क्या कि कोई एनिमी अगर आप पे हमला करता है तो भाई आपका फोर्ट जो है आपकी रक्षा कर सके, आपके लोगों की जो है वो रक्षा कर सके। इसका कोई हमें रेफरेंस हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई फोर्टिफाइड सिटीज जो है देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन यहां पर हमें फोर्टिफिकेशंस जो है वो देखने को मिलती है। कहां पर? महाजनपद के टाइम पीरियड पे। फिर एग्जाम्पल की बात करें, अजात शत्रु बिल्ट अ फोर्ट एट पाटलीग्राम, जिसका नाम चेंज करके आगे पाटलिपुत्र जो है वो कर दिया गया। अजात शत्रु वाज नोबडी एल्स बट द सन ऑफ बिंबिसार एंड द सेकंड रूलर ऑफ द हर्यंक डायनेस्टी ऑफ द प्री मौर्यन डायनेस्टीज ऑफ मगध। इनके बारे में जो है बात करेंगे डिटेल के अंदर हमारी अगली क्लास में। तो ये जो है कुछ इस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, किसका? हमारे महाजनपद का। कुछ इस तरीके का मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें आज के टाइम से, तो भाई काफी सारे एरियाज अभी भी अनडिस्कवर्ड थे, बट जहां पे अगर हम देखें तो नॉर्थ, सेंट्रल और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां पे ये सेंट्रलाइज्ड महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर वाज द मेन स्टे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के फॉल के बाद हमें अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में देखने को मिला कि भाई पैस्टोरल इकोनॉमी और एक बार फिर से रूरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। दोबारा से गांव वाला रूरल सेटलमेंट्स की तरफ जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी इकोनॉमी, क्योंकि भाई जब कोई बड़ी सिविलाइजेशन का या फिर कोई बड़ी डायनेस्टी जब गिरती है तो भाई उसके बाद का जो तुरंत वाला जो माहौल होता है ना वो बहुत ज्यादा केओटिक होता है। दोबारा से रीबिल्ड करना, सब कुछ दोबारा से चीजें ऊपर की तरफ ले आना, इसका एग्जांपल आप मॉडर्न डे में भी देख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो गिर गई। इवन अभी कुछ टाइम पहले कोविड के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिला द होल वर्ल्ड कोलैप्स्ड अंडर अ सिंगल डिजीज। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद रीबिल्ड करने में काफी टाइम लगता है। हालांकि आज के दिन तो मॉडर्न टाइम पीरियड है तो हम जल्दी ही रीबिल्ड कर पाए, लेकिन उस टाइम पे रीबिल्डिंग फेज जो है काफी लंबा चला। और जब एक बार रीबिल्ड हुआ और आयरन की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? इवन बेटर सिविलाइजेशंस देन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इमर्ज्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। Iron tools like plowshares increased productivity and taxes were levied on crops, craftsmen, herders and traders। इसके बाद टैक्स पेमेंट का सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो हमारा वर्ण सिस्टम था वो भी जो है बहुत ही ज्यादा रिजिड जो है वो हो जाता है। ब्राह्मण्स और क्षत्रियास को जो है वो टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे, सिर्फ और सिर्फ वैश्य और शूद्र लोग जो है वो टैक्स पे किया करते थे। शूद्र लोग बेचारे कैसे ही क्या ही कर लेंगे, वो वैसे भी उनको ज्यादा जो है इतना रिस्पेक्टफुल उस तरीके से जो है वो नहीं देखा जाता था सोसाइटी के अंदर, बिकॉज उनका काम ही क्या था कि बाकी 3 वर्णों की सेवा करना उनका काम था। और आगे आने वाले टाइम में तो ये बहुत ही ज्यादा जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, ये इतनी ज्यादा रूट्स में घुस चुकी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अंदर कि भाई आज के दिन भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके बारे में धीरे धीरे जैसे हमारे आगे टॉपिक्स आते जाएंगे। कॉइन्स की बात करें, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स हमें 6th सेंचुरी बीसीई के आसपास जो है वो देखने को मिलते हैं, वही यहां पर भी है। अर्लीस्ट पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। और रिलीजन कल्चर की बात करें, और यही वो टाइम पीरियड था जब काफी सारे लोग, जैसे मैंने बताया, खास करके वैश्यास एंड शूद्रास, ये ढूंढ रहे थे वैदिक कल्चर के अलावा कोई और ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पे उनको एज सच कोई फायदा हो नहीं रहा था। सारे टैक्सेस उनको पे किए करने पड़ रहे थे। शूद्र लोगों के साथ तो और बुरा सलूक जो है वो हो रहा था। तो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ऑप्शंस। और इसी टाइम पीरियड पे हमें बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो है वो राइज देखने को मिलता है। बुद्धिज्म गौतम बुद्ध की तरफ से एंड जैनिज्म, हालांकि शुरुआत हुई थी ऋषभ देव की तरफ से, लेकिन वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, उन्होंने जो है एक मेजर रोल निभाया किसकी तरफ? जैनिज्म के उत्थान की तरफ। इनके बारे में बात करेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर कि किस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का राइज
एंड आगे जाके डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिला। देन इसके बाद रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म ऑफ वैदिक रिलीजन, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई जो हमारे दोनों खासकर की वैश्यधन शूद्राज थे वो परेशान हो गए थे वैदिक कल्चर से, एंड वो जो है ऑप्शंस की तलाश में थे, और वहीं से हमें जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें, राजगिरी, वैशाली, सारनाथ एंड कुशीनगर, यहाँ पे हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म या वैदिक कल्चर तीनों का ही जो है वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इन रीजन्स के अंदर। खासकर हमारा राजगिरी, वैशाली और सारनाथ के जो रीजन्स हैं, यहाँ पे आपको बुद्धिज्म के जो है काफी ज्यादा हम कह सकते हैं साइट्स या फिर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, खासकर आफ्टर द टाइम ऑफ चक्रवर्ती अशोक सम्राट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब आता है हमारा टॉपिक क्या, द राइज ऑफ मगध। इतने सारे महाजनपद के बारे में हमने बात की भाई कि 16 महाजनपद है, तो भाई एक ऐसा महाजनपद उभर के आया जिसने बाकी सबको जो है वो सबड्यू किया, और खासकर इन द टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर्स हमें क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द रूल ऑफ वन डायनेस्टी। इसमें स्पेशल मेंशन हम करेंगे यहाँ पे मौर्यन एम्पायर को, द लार्जेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अगर हम टेरिटरी की यहाँ पे बात करें, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नंबर 1 पे कौन सा आता है, हमारा मौर्यन एम्पायर आता है अंडर द टाइम पीरियड ऑफ अशोक, जस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग 260 बीसी 259 बीसी की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमें मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है टेरिटरी वाइज। सेकंड की बात करें मेडिवल इंडिया के टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब हमें देखने को मिलता है द मुगल एम्पायर वाज द सेकंड लार्जेस्ट एम्पायर टेरिटरी वाइज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तीसरे नंबर पे हम तुगलक्स एंड गुप्ताज को जो है वो रख सकते हैं। बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर। अभी यहाँ पे देखते हैं कि भाई मगध का जो कोर रीजन है इसका क्या रोल था, सबसे हम कह सकते हैं कि जो लैंडमास है मगध का उसका क्या रोल था मगध का इतना बड़ा बनने के पीछे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आयरन की अवेलेबिलिटी थी पूरे इंडिया के अंदर वो मगध में जो है वो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। आयरन डिपॉजिट्स इन नियर बाय हिल्स वर यूजफुल फॉर मेकिंग वेपन्स। आज के दिन भी इवन इन मॉडर्न डे अगर आप देखें तो आयरन ओर जो है झारखंड एंड बिहार के अंदर हमें सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है, और ये उस टाइम पर भी था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जितना ज्यादा आयरन ओर होगा बहुत ऑब्वियस सी बात है उतनी ज्यादा आयरन वेपन्स आप जो है वो बना पाएंगे, और जितने ज्यादा वेपन्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी आपकी आर्मी में जो है वो भर्ती होगी, एंड वेपन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरी चीज क्या, फर्टाइल लैंड्स, जितनी ज्यादा फर्टिलिटी होगी क्योंकि गंगा नदी भाई पास से ही बह रही थी तो फर्टाइल लैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। आज के दिन भी जो हमारा नॉर्थ का इलाका है और ईस्ट का इलाका है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। आगे आने वाले टाइम में जब मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो रीजन है बंगाल वाला ये हमें काफी फर्टाइल देखने को मिलेगा, बहुत ऑब्वियस रीजंस की वजह से। जिस तरीके से पाटलिपुत्र या मगध इतना ज्यादा फर्टाइल था उसी तरीके से हमारा बंगाल भी जो है आगे जाके हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो है मगध को सबसे अलग बनाती थी। यहाँ पे फर्टिलिटी अच्छी होने की वजह से बहुत ऑब्वियस सी बात है सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ, सरप्लस एग्रीकल्चर हुआ तो सेटलमेंट्स बढ़ी तो पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ आर्मी में लोगों की भर्ती जो है वो ज्यादा होने लगी, और वेपन्स भी आपके पास बहुत सारे हैं ही, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज क्या, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आज के दिन मॉडर्न डे के अंदर हम क्या देखते हैं कि किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर रशिया की बात करें या इंडिया चाइना की बात करें, इनके पावर लेवल को हम किस तरीके से हम जज करते हैं। पहली चीज तो आपकी स्टैंडिंग आर्मी कितनी है, ये सब चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है यहाँ पे, जो कि फियर फैक्टर भी रहता है कि भाई रशिया के पास 6000 या 5000 क्या है न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यूएसए के पास 4000 या 4500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 150-200 हैं, चाइना के पास 300-350 है, पाकिस्तान के पास भी 150-200 के आसपास हैं। तो ये क्या बनाता है भाई, बाकी कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज नहीं है उनके मन में एक डर बैठाता है कि भाई ये न्यूक्लियर हथियार अगर पड़ गया हमें तो हम तो खत्म ही है। तो ये चीज क्या है कि सामने वाले में एक फियर फैक्टर जो है वो जगाता है। तो न्यूक्लियर हथियार के दम पे जो है किसी कंट्री की हम स्ट्रेंथ जो है आज के टाइम पे मानते हैं। लेकिन अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो वहां पे हम वॉर एलिफेंट से जो है किसी भी महाजनपद या फिर किसी भी टेरिटरी की जो है वो पावर लेवल जो है वो देखते थे या फिर जज करते थे। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल आगे भी मिलेगा, अभी हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हमारी फॉरेन इन्वेजन जब हम देखेंगे बाय साइरस द ग्रेट एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि भाई वॉर एलिफेंट्स का कितना बड़ा रोल था मगध की इकोनॉमी या फिर मगध के की आर्मी के सबसे ज्यादा पावरफुल होने में। एक टाइम के अंदर हमें
जब मगध एम्पायर या फिर द मौर्यन एम्पायर पीक पर था, तब हमें 9000 वॉर एलिफेंट्स जो है एक टाइम पर देखने को मिले थे अशोक के टाइम पीरियड पे। तो ये चीजें जो है मगध को बहुत अलग बनाती हैं। आसपास जंगली इलाके बहुत होने की वजह से वहां पे एलिफेंट्स जो है बहुत ज्यादा मिलते थे, और उनको जो है ट्रेन करके आर्मी के अंदर लाना, एंड वॉर एलिफेंट्स क्योंकि इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि फियर फैक्टर वो लेके आते थे कि भाई अलेक्जेंडर की आर्मी भी जो है जब उन्होंने हाथियों को देखा या फिर सुना उनके बारे में, तो उनकी आर्मी जो है वो पीछे हटने लग जाती है। तो एक फियर फैक्टर भी जो है मगध के साथ जुड़ गया विद द, हम कह सकते हैं इतने ज्यादा वॉर एलिफेंट्स जो है वो होने की वजह से। तो ये भी चीज मगध को सबसे ऊपर जो है वो स्टैंड आउट कराती थी। Among the 16 Mahajanapads, Magad emerged as the most powerful due to the fertile plains of Ganga, the iron deposits in nearby hills which were useful for making weapons, the elephant forest important for military strength, कंट्रोल ओवर रिवरीन ट्रेड रूट। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे फैक्टर्स होने की वजह से मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा। इस वजह से उन्होंने रिवर के जो ट्रेड रूट्स हैं उस पे भी जो है वो कब्जा कर लिया, जिससे उनकी इकोनॉमी भी जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ने लग जाती है। देन इसके बाद प्रॉक्सिमिटी टू फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड एनिमल्स, बहुत ऑब्वियस सी बात है, जहां से वो हाथी उठा रहे हैं तो वहीं से वो लकड़ी भी जो है वो उठाते थे उन्हीं फॉरेस्ट के अंदर से। तो भाई वेपन्स बनाने के लिए या फिर बोट्स वगैरह बनाने के लिए, फोर्टिफिकेशंस करने के लिए लकड़ी की भी कमी उनको कभी पड़ी ही नहीं। तो ये चीजें मगध को मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी वाइज सबसे ऊपर जो है वो लाके खड़ा कर देती है अमंग द 16 महाजनपद एंड इवन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन्स। अलेक्जेंडर जो है वो नहीं जीत पाए पूरा का पूरा एरिया, उनको वापस जाना पड़ा बिकॉज उनकी आर्मी जो है वो वापस जाना चाहती थी। क्योंकि भाई पोरस के 50-100 हाथी देखकर ही अलेक्जेंडर की आर्मी ने सोचा भाई जीत तो गए थे पोरस के अगेंस्ट, बट वहां पे क्या हुआ कि भाई 50-100 में ये हाल है, तो उस टाइम नंद एम्पायर के पास अराउंड 2000 वॉर एलिफेंट्स थे। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई अब हमारा क्या होगा, इसलिए वापस जो है वो चला जाए। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है जो फियर फैक्टर एलिफेंट्स का था। जैसे कि आज के समय पे हमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स का देखने को मिलता है, उस समय पे हमें एलिफेंट्स का जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि एलिफेंट्स जो है ये दो धारी तलवार हम कह सकते हैं, या फिर ग्लास कैनन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, डबल एज स्वॉर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई आगे आने वाले टाइम में जब गन पाउडर का इस्तेमाल होने लग गया, जब बारूद का इस्तेमाल होने लग गया, तो भाई जब फटते थे गन पाउडर तो एलिफेंट्स जो है वो डर जाते थे और अपनी ही आर्मी के ऊपर जो है वो चढ़ जाते थे। ये हमें काफी आगे देखने को मिला इन द अर्ली मेडिवियल स्टेज। तो भाई एलिफेंट्स ने जो है आगे जाके, जैसा कि मैंने बताया, डबल एज स्वॉर्ड का भी जो है वो काम किया। लेकिन अभी क्योंकि गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भाई एक फियर फैक्टर के लिए एलिफेंट्स जो है वो बहुत ही बड़ा रोल जो है वो निभा रहे थे। कहां पर? मगध के अंदर। जितने मगध के पास पूरे हाथी थे उतने सारे महाजनपद के पास मिलाकर 15 के 15 कंबाइंड भी अगर हम कर दें, तब भी मगध के पास एक टाइम के अंदर सबसे ज्यादा वॉर एलिफेंट जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है कुछ रीजंस हमें देखने को मिलते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ मगध। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा द प्री मौर्यन डायनेस्टीज। द प्री मौर्यन डायनेस्टीज, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर के आने से पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है हमें देखने को मिली मगध के अंदर, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट सोर्सेज, हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट डायनेस्टी थी हमारी, दैट वाज द हर्यंक डायनेस्टी इन मगध। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी के बाद हमें शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलती है। एंड एट लास्ट हमें द नंद डायनेस्टी जो है वो देखने को मिलती है, जिनको हराकर इन 322 BCE हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्यन एम्पायर की जो है वो नींव जो है वो रखी थी। तो ये तीन डायनेस्टीज के बारे में जो है हमें अगली क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अबाउट द फॉरेन इन्वेजन। सबसे पहले हम साइरस द ग्रेट के बारे में जो है वो बात करेंगे, द पर्शियन इन्वेडर। एंड इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनका इन्वेजन एंड उनका बैटल अगेंस्ट पोरस, द बैटल ऑफ हाइडेस्फीस जो हमें देखने को मिलता है, झेलम नदी का युद्ध जिसको हिंदी में हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे अगली क्लास के टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द किंग्स एंड द मोनार्कीज। प्री मौर्यन डायनेस्टीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहीं से जो हमें शुरू होता हुआ दिखाई देता है क्या, द किंग कल्चर और द मोनार्की कल्चर, जो कि हमारा अब पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलेगा। प्री मौर्यन के बाद जो है हम एक नजर डालेंगे किसकी तरफ,
टुवर्ड्स द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, हमारे मौर्यन एम्पायर की तरफ, द वेरी फर्स्ट एम्पायर विच सेंट्रलाइज्ड द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट came under one unified and centralized rule, including parts of Afghanistan and Iran as well during its peak extent under the reign of अशोक सम्राट। तो ये चीजें जो है हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।